नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, आपका जो त्रिपुरा रहस्य है उससे। लेट मी करेक्ट इट, थोड़ा सा सेट करता हूं मैं। ठीक है, तो त्रिपुरा रहस्य चौथे चैप्टर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन चौथे चैप्टर को डिस्कस करने से पहले कुछ बातें मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, जो इस बुक में भी एक्सप्लेन की गई हैं। और अगर वो चीज़ें आप समझ जाते हैं तो ही आगे की चीज़ें जो इस बुक में लिखी हैं या फिर किसी भी स्क्रिप्चर में जो बातें बताई गई हैं उनको समझने में आपको आसानी होगी। और इन चीज़ों से पहले भी मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहूँगा कि हमारा जो चैनल है इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो चीज़ हमने जैसे समझी है, जिस प्रकार से वेदों के अध्ययन के माध्यम से, पुराणों के अध्ययन के माध्यम से, भगवद गीता के अध्ययन के माध्यम से जो कुछ भी हमने समझा है वो आपके सामने रख रहे हैं। और दो चीज़ें इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि ये पूरे के पूरे स्क्रिप्चर, चाहे वो भगवद गीता हो, चाहे वो आपकी महाभारत, रामायण या जितने भी ग्रंथ हो, उन सभी जगहों पे थोड़ी बहुत मात्रा में या बहुत अधिक मात्रा में भी कुछ कुछ ग्रंथों में मेटाफर्स यूज किए गए हैं, यानी अलंकार का इस्तेमाल किया गया है, अलंकारिक भाषा का इस्तेमाल किया गया है। अलंकारिक भाषा का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मानवीकरण अलंकार होता है एक, जैसे किसी चीज के बारे में आपको समझाना है तो उसका पर्सोनिफिकेशन कर दिया। मान लीजिए फिजिक्स के किसी कॉन्सेप्ट को समझना है, सपोज करो कि आपको, मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, सपोज करो कि आपको यह समझना है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, और इसको अगर मुझे समझाना है किसी को एक मनोरंजक कहानी के माध्यम से, मेटाफोरिक वे में, तो आई विल यूज पर्सोनिफिकेशन। वो कैसे यूज करूंगा? आपको पता है कि सनलाइट जो आती है उससे क्या आते हैं? फोटॉन्स आते हैं। सनलाइट्स फोटॉन्स आते हैं, उनको फोटॉन्स कहते हैं। जो सनलाइट जो होती है, जो कणों के रूप में आती है, क्योंकि लाइट जो है वो दो तरीके से चलती है, वेव के फॉर्म में और पार्टिकल्स के फॉर्म में। तो जो पार्टिकल्स के फॉर्म में आती है वो पार्टिकल्स के फॉर्म में, फोटॉन्स के फॉर्म में आती है। ठीक है, तो ये जो फोटॉन्स होते हैं, ये जब किसी मेटेलिक सरफेस पे पड़ते हैं, किसी भी मेटेलिक सरफेस पे पड़ते हैं, तो होता क्या है कि ये फोटॉन क्या करते हैं कि इस मेटेलिक सरफेस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे टकरा करके उनकी काइनेटिक एनर्जी को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। जब वो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? उसकी सरफेस को, यानी जो आपका मेटल होता है उसकी सरफेस को छोड़ करके ऊपर चले जाते हैं। अब इनको अगर एक दिशा दे दी जाए, अगर इलेक्ट्रॉन्स को एक दिशा दे दी जाए, तो इस दिशा के विपरीत दिशा में, आपको पता है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलते हैं उसी के अपोजिट डायरेक्शन में क्या चलती है? इलेक्ट्रिकल करंट चलती है। ठीक है, तो ये जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। अगर इसको एक वो दे दिया जाए, डायरेक्शन दे दी जाए इलेक्ट्रॉन्स को, तो होगा क्या कि अपोजिट डायरेक्शन में एक करंट बहने लगेगी, और उस करंट की वजह से आप जो भी करंट का यूज करके आप जो काम कराना चाहते हैं, विद्युत के माध्यम से, इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से जो भी होता है वो करा सकते हैं। ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी को इसे मेटाफोरिक वे में समझाना हो तो वो क्या लिखेगा? मान लीजिए अगर आज की डेट में मैं पुराणों में कोई कहानी लिखता हूं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बताने के लिए, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बताने के लिए मैं उसे क्या बताऊंगा? मैं उसे बताऊंगा सूर्य का प्रभाव, भगवान सूर्य का तेज। भगवान सूर्य बिजली उत्पन्न करते हैं, विद्युत उत्पन्न कर देते हैं, इसको समझाना है। विद्युत कैसे उत्पन्न करते हैं? उनकी सेना विद्युत है, उनकी जो किरणें हैं वो उनकी सेना है, असंख्य, उनकी सेना में असंख्य सैनिक हैं। वो सैनिक क्या है? वो किरणें हैं। उन किरणों को क्या कहा जा रहा है? फोटॉन कहा जा रहा है भौतिक विज्ञान की भाषा में। अब अगर इस कहानी को लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा? इस कहानी को लिखने का मेरा तरीका यह होगा कि सूर्य ने क्या किया, किस प्रकार से यह पता चलता है कि सूर्य असंख्य सैनिकों का सेनापति है, वो राजा भी है, वो सेनापति भी है। जब उसकी सेना आगे बढ़ती है तो बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ती है, बिजली पैदा होती है। उसकी सेना, सूर्य की सेना बिजली पैदा करने वाली सेना है, जिसके रास्ते में जो आता है वो जल करके राख हो जाता है, या बिजली के करंट से मर जाता है, या उसके प्रभाव से उसका अंत हो जाता है। इस प्रकार की सेना है कि उसे लड़ना ही नहीं पड़ता, वो बस एक दिशा में भागती है और पीछे की दिशा में जो कुछ भी आता है वो नष्ट हो जाता है। इस तरीके की कुछ कहानी लिखता हूं तो ये क्या करेगी? ये कहानी क्या करेगी? ये कहानी बताएगी मेटाफोरिक वे में, पर्सोनिफिकेशन का यूज करके। किसको बताएगी? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बताएगी, यानी सूर्य के एक प्रभाव को बताएगी। इसी तरीके से हमारे वेद पुराण, हमारे जितने भी साहित्य हैं, ये लिखे गए हैं। और केवल यही नहीं, जो आजकल नव बौद्ध बने घूम रहे हैं ना, जो ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान पेल रहे हैं चारों तरफ, उनके यहां भी बौद्ध धर्म में जो आपकी चीजें हैं, चाहे वो ललित विस्तर हो, चाहे कोई भी हो, उन जगहों पे जो बातें लिखी गई हैं वो सारी की सारी बातें, वो सारी की सारी बातें मैक्सिमम मेटाफोरिक वे में ही बताई गई हैं। जैसे भगवान बुद्ध के समय पे जब वो पैदा हुए तो जब वो चलना शुरू किए तो उनके पैरों के नीचे कमल उगते चले जा रहे थे, और कमल उगते जब चले जा रहे थे तो जब वो अपनी माता के पास पहुंचे चलते चलते, तब उन्होंने बताया कि मैं ही आया हूं, मैं ही परम सत्य हूं, मैं ही भगवान हूं, मैं ही बोध हूं। उन्होंने बताया था मैं ही आया हूं, ये ललित विस्तर में लिखा हुआ है। तो इन चीजों का एक मेटाफोरिक मीनिंग है, पर्सोनिफिकेशन किया गया है प्रकृति के तत्वों का। उनकी माता जो महामाया थी, उनके बारे में कहा जाता है कि वो जो एक सफेद हाथी उनके सपने में आया, जो उनके दाहिनी तरफ से उनके गर्भ में घुसा, और ये सपना जो है उन्होंने ज्योतिषी को बताया। ठीक है, ज्योतिषी को बताया तो ज्योतिषी ने बताया कि इसका मतलब ये है कि तुम्हारे यहाँ एक
जो है ऑस्पिशियस जो सोल है वो पैदा होने वाली है। ये है मेटाफोरिक भाषा। ठीक है, ये चीजें मैं आपको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं बता रहा हूं। आप ये मत सोचिए कि मैं त्रिपुरा रहस्य पढ़ाते समय कहां पहुंच गया। नहीं, ये त्रिपुरा रहस्य के रहस्य को समझने से पहले बताना आपको जरूरी है, इसलिए ही मैं बता रहा हूं। ठीक है, इसलिए इसको सुनिए और इसको स्किप मत कीजिएगा। जो स्किप करने लायक नहीं है वो यही है जो मैं किताब से डिस्कस नहीं करता। ठीक है, आप इसको समझिए। तो सूर्य, एक बार भगवान सूर्य ने क्या किया कि अपने असंख्य सैनिकों को कहां भेजा? असंख्य सैनिकों को वहां भेजा जहां पर धातुओं की चादरें बिछी हुई थी, धातुओं की सड़कें थीं। उन धातुओं की सड़कों पर उतरने को कहा। वो हमेशा धातुओं की सड़कों पर ही सैनिक उनके चलते थे, और उन धातुओं की सड़कों पर जब सैनिक चलते थे तो उन सड़कों पर चलने वाले जो असुर होते थे, जिस दिशा में ये भागते थे, सैनिक जो भागा करते थे, उस दिशा के विपरीत दिशा में एक ऐसी विद्युत धारा छोड़ते थे जिसकी वजह से वो सारे के सारे जो असुर थे वो नष्ट हो जाते थे। उन असुरों को मारने के लिए उन्हें हथियार नहीं उठाना पड़ता था, उन्हें उन असुरों से बस दूर भागना होता था। वो असुरों को अपने पीछे भगाते थे, लेकिन जब वो असुर उनके पीछे भागते थे तो उनके भागने से जो सुर है या फिर जो सेना है सूर्य की, सूर्यदेव की जो सेना है, वो अपने पीछे इस तरीके की ऊर्जा उत्पन्न करती थी, इस तरीके के विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती थी, तड़ित ऊर्जा उत्पन्न करती थी, जिससे पीछे आने वाले असुर अपने आप नष्ट हो जाते थे, बिजली के प्रभाव से नष्ट हो जाते थे। अब अगर ये कहानी मेटाफोरिक वे में किसी को बताई जाए तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने समझा दिया कि नहीं समझा दिया? उसे बता दीजिए कि हमने फोटॉन्स को यूज किया है सैनिकों की तरह। उसे बता दीजिए कि ये सड़क थी, ये धातु की प्लेट थी। उसे बता दीजिए कि जब इस पे उतरते थे तो इस पे उतरने की वजह से क्या करते थे कि इसमें जो शक्ति थी, यानी जो धातु की रोड में, सड़क में जो शक्ति थी, उस शक्ति को इस्तेमाल करते थे, यानी उसकी शक्ति को भी खींच लेते थे और उसकी शक्ति का इस्तेमाल करके अपनी शक्ति से उसे शक्ति देते थे, और वो सड़क अपने आप, उस सड़क पे वो ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती थी जो विद्युत ऊर्जा की तरह काम करती थी और अपने आप पीछे आ रहे असुरों को समाप्त कर देती थी। अगर इस तरीके से आप समझाते हैं तो आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक मेटाफोरिक वे में समझा दिया। इन्हीं सब बातों को समझाने के लिए ही मेटाफोरिक लैंग्वेज में हमारे वेद पुराण शास्त्र लिखे गए हैं। कोई अगर यहां आकर के ये सोच रहा है कि मैं जबरदस्ती विज्ञान खोज रहा हूं, तो तुम मूर्ख हो, तुम गधे हो, और आने वाले समय में तुम गलत साबित हो गई। ये सारी चीजें जो आज हम बता रहे हैं ना, आने वाले समय में विज्ञान इन चीजों पर काम करेगा। मैं ये नहीं बता सकता कि कैसे करेगा, लेकिन ये मुझे पता है कि ऐसा ही होगा आने वाले समय में, कि हाँ, ये सारी चीजें विज्ञान आने वाले समय में इन पर शोध करेगा, क्योंकि विज्ञान इसी डायरेक्शन में जा रहा है। सोच की दिशा इधर ही जा रही है। मैं कोई पोंगा पंडित नहीं हूं, मैं अच्छा खासा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, तुमसे ज्यादा चीजें जानता हूं अगर तुम यहां आकर के होशियारी करने जा रहे हो। ठीक है, क्योंकि अगर तुम होशियारी करने आए हो तो तुम निश्चित रूप से एक बेवकूफ इंसान हो, जो केवल और केवल किसी न किसी जो है कृपा पर पल रहा है या मुफ्त की चीजों पर पलने की कोशिश कर रहा है। तुम वही हो अगर तुम यहां पर आकर बुराई कर रहे हो। और अगर तुम बुराई करने नहीं आए हो, तो तुम मेरी बात सुनने आए हो, तो तुम उन बातों को सुनने के बाद ही अपना कोई वक्तव्य दोगे। ठीक है, तो यहां पर जितनी भी चीजें बताई जा रही हैं, इनका पर्पस सिर्फ एक है कि आज के समय में जो सनातन हिंदू समाज है, वो आज के समय में अपने इस महान विज्ञान को, चाहे एक छोटा सा बच्चा भी क्यों ना हो, वो अपने विज्ञान को जानता हो और इसके बारे में बात करना जानता हो। सीधी सी बात है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इन चीजों को जानने के बाद ये जरूरी नहीं है कि आपको कोई गेरुआ कपड़ा ही पहनना हो। कपड़े इसलिए पहने जाते हैं क्योंकि वो एक रिमाइंडर होते हैं। जो हमारे यहाँ कपड़े होते हैं ना, जो संस्कार होते हैं, वो क्या करते हैं? वो रिमाइंडर होते हैं। वो ये बताने के लिए होते हैं कि भाई तुम एक महान सभ्यता से बिलोंग करने वाले व्यक्ति हो, इसलिए तुम्हें कुछ हरकतें करना शोभा नहीं देता। इसलिए वो कपड़े, वो चंदन, वो तिलक, वो रिमाइंडर होता है। वो इसलिए नहीं होता कि आप उनके माध्यम से किसी को बेवकूफ बना सकें। वो इसलिए नहीं होता कि आप रावण बनकर के किसी सीता का हरण कर सकें। रावण के द्वारा माता सीता का हरण करने के कारण ही आज के समय में यह समस्या है कि ये बात लोगों के दिमाग में रहती है कि शैतान ही साधु के बेस में आता है। ये बात आज के समय में, आज के समाज में इसीलिए इस तरीके से प्रचलित है, लोगों के मन मानस में बैठ गई है, मानस पटल पे बैठ गई है। उसका कारण यही है। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि देश का बच्चा जो सनातनी है, वो अपनी सभ्यता को जाने, और कपड़े अगर पहनता है तो वो केवल और केवल एक रिमाइंडर की तरह समझे कि ये रिमाइंडर है, ये बहुत पवित्र हैं, और इसके बाद कोई अपवित्र काम या कोई अपवित्र विचार या कोई दूषित विचारधारा नहीं आनी चाहिए कि मेरे इन कपड़ों को देख करके तो लोग मुझ पर विश्वास करेंगे, इसलिए क्यों ना मैं इनके विश्वास को ठग लूं। ये करने के लिए ये कपड़े नहीं है, ये रिमाइंडर्स होते हैं। ये कपड़े रिमाइंडर्स होते हैं। आपके घर की जो सफाई करते हैं, आपके मंदिर की जो सफाई करते हैं, मंदिर में बैठते समय जो आप कहते हैं कि इस मंदिर में बैठा हूं तो कोई गलत विचार नहीं आना चाहिए, कुछ नहीं, ये केवल रिमाइंडर है कि यू नीड टू कीप योर माइंड, अपना मन आपको शांत रखना है। ये रिमाइंडर की तरह काम करते हैं, ये हेल्प करते हैं आपके माइंड को स्टेबल करने में, इसीलिए इन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। ये सब प्रतीकात्मक चीजें हैं। दे आर ऑल मेटाफोरिक वे में एक्सप्लेन की गई चीजें हैं। ठीक है, दे आर ऑल मेटाफोरिक। ठीक है, तो ये चीजें आप समझ लीजिए कि किस तरीके से ये लिखी गई हैं। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि चौथे अध्याय को समझने से पहले हमें समझ लेना चाहिए, वो हम यहाँ डिस्कस करते हैं। और दूसरी चीज ये कि कुछ लोग यहाँ पर
अगर ये सोच के आते हैं कि हम बहुत बड़े गुरु अपने आप को समझ रहे हैं या बहुत बड़ा महान आदमी आपको समझ रहे हैं, क्योंकि उसका कारण है हमारे चैनल का नाम ना विश्व गुरु है। तो इस चैनल का नाम विश्व गुरु देख करके लोगों को ये लगता है कि ये खुद को बहुत बड़ा गुरु समझते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल विश्व गुरु का नाम एक महान दार्शनिक के नाम से प्रेरित है, महान दार्शनिक से प्रेरित है। उनका नाम था अवधूत, अवधूत उनका नाम था। उनसे जब पूछा गया कि तुम्हारे गुरु कौन है, बड़े ज्ञानी थे, तो किसी ने उनसे पूछा कि तुम इतने बड़े ज्ञानी हो, तुम्हारे गुरु कौन है, हम उनको देखना चाहते हैं। तो वो हंसते हैं अवधूत, और वो कहते हैं कि तुम जानना चाहते हो मेरे गुरु हैं कौन है? तो वो कहते हैं कि हाँ हम जानना चाहते हैं। तो वो बताते हैं कि भाई मेरे एक दो गुरु नहीं हैं, मेरे कुल मिलाकर के 24 गुरु हैं, 24 गुरु। और वो 24 गुरु कौन थे? सब के सब नेचुरल एलिमेंट्स थे, नेचर में पाए जाने वाले ही एलिमेंट्स थे, या नेचर में पाए जाने वाले ही जीव थे जिनसे वो कुछ सीख सकते थे। एक हाथी था, एक चिड़िया थी, एक जो है सूर्य था। मतलब जितने भी तत्व प्रकृति में हैं, ये तत्व जो कि अपना काम करते समय जरा सा भी ये नहीं देखते कि हाँ मेरा फायदा क्या हो रहा है या मेरा नुकसान क्या होगा, केवल और केवल वो अपने काम में लगे रहते हैं। जैसे सूरज है, सूर्य उगता है, डूबता है। ऐसा नहीं कि किसी दिन उसका मूड किया तो देर से डूबता है, ऐसा नहीं कि किसी दिन उसका मूड किया तो जल्दी उग जाता है। वो अपने समय पर अपने नियत जो प्रकृति है उसके अनुसार ही काम करता है। उसी तरीके से जितनी भी चीजें नेचुरल वे में अपना काम कर रही हैं, अगर हम भी उनसे सीख करके किसी भी परिस्थितियों में अपने आप को झुकाए बिना, अपने आप को किसी भी तरह के भाव में डाले बिना, डरे बिना, किसी भी प्रकार से, ऐसा नहीं है कि सूरज तो रोज उगता है अपने समय पर, ठीक है, और उसी तरीके से हमें भी अपने समय पर उगना, हमें भी अपने समय पर उठना, हमें भी अपने समय पर चलना, मतलब एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में अपनी लाइफ को रखना चाहिए। और इसको रखना तभी पॉसिबल हो पाता है जब आप अपने अंदर किसी तरह के नेगेटिव थॉट्स को ना आने दें। तो कुल मिलाकर के इस नेगेटिविटी से दूर रहने के लिए, इन चीजों से दूर रहने के लिए जो आपको संसार में बांधती हैं, जो आपको ठीक से ऐसे काम नहीं करने देती, जो आपके साथ साथ संसार के भी भले के हों, ये सारे काम करने से जो रोकती हैं, वो क्या हैं? वो वही चीजें हैं जो आपके भीतर हैं, ठीक है। ये वही चीजें हैं जो आपके भीतर हैं। कौन सी चीजें? वासना, लस्ट, राइट, आपके थॉट्स, किसी चीज को पाने की इच्छा, ये सब लस्ट के अंदर आते हैं। तो जब तक ये चीजें रहती हैं तब तक आप बाहर नहीं आ सकते, नेचर के साथ एक नहीं हो सकते। आप नेचर से कुछ सीख करके कुछ नहीं कर पाएंगे। उसी तरीके से पानी के विषय में बताया गया, नदी के विषय में, कि नदी भी एक गुरु है। नदी क्या करती है कि अपने लिए पानी नहीं रखती, वो सबको देती है। जैसे उसने प्रकृति से लिया है वैसे उसने प्रकृति को वापस किया है। तो ये भी मेरी गुरु है, क्योंकि ये मुझे सिखाती है कि जिस तरीके से मैंने चीजें ली हैं उसे आने वाली पीढ़ियों के लिए उसी तरीके से मैं वापस कर दूं। ये भी मेरी गुरु है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने ये समझा कि जो समझा क्या है, ये अवधूत खुद बता रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा विश्व है यही तुम्हारा गुरु है। अगर तुम इसी से सीखना चाहो तो तुम इसी से सीख सकते हो कि ये यहाँ पर काम करने वाला हर एक एलिमेंट, इंसानों को छोड़ करके हर एक जानवर, पक्षी, कौवे, मतलब चिड़िए, कौवे, यहां तक हर चीज, एक छोटे से छोटे जीव जिसे चींटी कहते हैं, वो तक अपने काम को नियत समय पे करते हैं, कभी भी अपने नियम को नहीं तोड़ते। लेकिन हम किसी भी नियम को तोड़ करके प्रकृति के नियम के साथ एक होकर के काम ही नहीं कर पाते। चिड़िया, कौवा, ये सब क्या है? ये प्रकृति के नियम के साथ एक होकर के चल रहे हैं। इनको किसी ने सिखाया नहीं है, उनकी नेचुरल टेंडेंसी है। हमारी भी नेचुरल टेंडेंसी होती है, लेकिन हम उस नेचुरल टेंडेंसी को किनारे रख देते हैं, अपने आप को इच्छाओं से बांध लेते हैं, और ये इच्छाएं हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करती हैं। और जब ये रेजिस्टेंस का काम करती हैं तो हमारे भीतर जो नर्वस सिस्टम के थ्रू जो फ्लो हो रही है एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल पल्सेस फ्लो हो रहे हैं, उनको एक ब्रेक मिलता है। आपकी इच्छाएं क्या काम करती हैं? रेजिस्टेंस की तरह काम करती हैं। रेजिस्टेंस आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में, उसी तरीके का कुछ चीजों की तरह काम करती है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कुछ यूं दिखाया जाता था एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में, दिस इज रेजिस्टेंस एंड दिस इज काइंड ऑफ, इसको मैं मिटा देता हूं। ये जो है आपका क्या है? ये रेजिस्टेंस है, इसको R से दिखाया जाता था। और इसके बाद नीचे क्या है? यहाँ पर एक जो है एमीटर लगा होता था जिससे आप करंट नापते थे। उसके बाद यहाँ पर सेल लगा होता था, प्लस माइनस, और यहाँ से आपका ये करंट जुड़ा होता था, तार जुड़ा होता था, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस होता था ये क्या करता है? जो इलेक्ट्रिक करंट है ना, उसके रास्ते में जो बाधा आती है उसी बाधा को रेजिस्टेंस कहा जाता है, ठीक है। ये पूरा संसार रेजिस्टेंस की वजह से ही चल रहा है। यहाँ पर सारे विचार, सारी चीजें रेजिस्टेंस की वजह से ही अपने इस रूप में दिखाई दे रही हैं। अगर ये रेजिस्टेंस ना हो तो ये फ्लो बिल्कुल किसी भी तरीके से, किसी ऊर्जा की जरूरत इसको नहीं होगी, राइट। फिर इस प्रकृति की ऊर्जा से ही आप चलोगे, यानी आपको अपने लिए ऊर्जा की जरूरत बाहर से कुछ खा करके, पी करके नहीं करनी पड़ेगी। आपको ये पूरी की पूरी नेचर ही, अगर आपकी बॉडी रेजिस्टेंस की तरह काम ना करे, आपके अंदर इच्छाएं ना हो, आप किसी भी तरीके से इस स्थिति में आ जाएं कि आपके अंदर ना कोई इच्छा है,
ना कुछ पाने का, ना कुछ खोने का गम है। बस जो सामने आ रहा है उसे पूरे मन से आप कर रहे हैं। कुछ लोग गलत समझ लेते हैं, लोगों को ये लगता है कि आलसी होने का और पड़े रहने का ज्ञान दिया जा रहा है यहाँ। तो नहीं जी, यहाँ पे आलसी होने और पड़े रहने का ज्ञान नहीं दिया जा रहा जी। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि आप जो भी आपके सामने आए, आप बिना ये सोचे कि क्या मिलेगा या क्या नहीं मिलेगा, अगर वो आपकी ड्यूटी है, उस काम को करना अगर आपकी ड्यूटी है, तो बिना ये सोचे कि आपको क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा जी, वो बिना सोचे आपको पूरे मन से अपना काम करना चाहिए, पूरे मन से। ठीक है, एक सैनिक को जब युद्ध के लिए भेजा जाता है तो जो वो जीतता है, जब वो युद्ध जीतता है तो जीत उसके देश को मिलती है, उसको नहीं मिलती। अगर वो ये सोचे मेरा क्या होगा, मैं तो मर भी सकता हूं, मरने के बाद परमवीर चक्र मिल भी गया तो पता नहीं क्या मिलेगा मुझे, क्या हो जाएगा, मेरा परिवार है, मेरा उनका कौन ध्यान, अगर ये सोचेगा कोई, तो कर्मयोगी इस संसार में कोई होगा ही नहीं, और ना आपका देश कभी सुरक्षित रह पाएगा। जिनकी वजह से आप सुरक्षित हैं, उन विचारों को कभी भी धिक्कारिए मत। ये आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, धर्म ही आपकी सुरक्षा कर रहा है। जिसे कर्मयोग कर रहे हैं कहते हैं, वो कर्मयोग एक सैनिक ही फॉलो कर रहा है। इसलिए आप कभी भी इनका अपमान करके अपने आप को, अपनी औकात न दिखाएं। ठीक है, कि हाँ ये कर्मयोग क्या है, ज्ञान योग ये पता नहीं क्या है। अरे कर्मयोगी देखना है तो सैनिक को देखो, कर्मयोगी अपने कर्म का पालन कर रहा है बिना किसी इच्छा के, अपनी जान तक देने को तैयार बैठे लोग हैं, और तुम कहते हो कि ये सब कौन करता है। धर्म वो है जो व्यवहार में हो, उसके लिए किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। ये बातें तो यहां पर हम इसलिए डिस्कस करते हैं ताकि एक विचार रोपित किया जा सके, आपको फूड फॉर थॉट दिया जा सके, इसका और कोई महत्व नहीं है। बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं, मुझे तो बहुत कम आता है, सीखना है तो उनसे जाकर के सीख सकते हैं, कुछ नहीं है। लेकिन मेरा उद्देश्य ये नहीं है, मेरा उद्देश्य है ये जागृति, इस जागृति की तरफ काम करना। ठीक है, जीवन में एक अच्छा काम करके जाना, ये बहुत जरूरी है। एक लक्ष्य ऐसा बना लीजिए अपने जीवन में कि एक अच्छा काम करके जरूर जाना है इस जीवन में, लोगों को सही दिशा देनी है। ठीक है, और यहां जितनी चीजें आपको समझाई जा रही हैं, अंत में यही सब निकलेगा और इसी तरीके से चीजें आपको समझाई जाएंगी। आज आपको लग सकता है कि ये आदमी हो सकता है बहुत चालू हो, मैं आपको बता दूं, यहां खड़े होने से पहले मैं कोई तैयारी नहीं करता, ये नेचुरली मुझे समझ में आया है, यही मेरे नेचुरल फ्लो है समझाने का, कुछ तैयारी नहीं की है। अभी एक वीडियो बना रहा हूं, अभी 2 मिनट बाद दूसरा वीडियो बनाऊंगा, जैसे ये खत्म होगा, जो चीज पढ़ी है, जैसे पढ़ी है, जैसे समझी है, उस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं, और ये सही समझा है कि ये मेटाफोरिक लैंग्वेज में लिखी हुई है चीजें। ठीक है, तो जिस तरीके से यहां पर रेजिस्टेंस की वजह से करंट के फ्लो में दिक्कत आती है, उसी तरीके से आपकी जो इच्छाएं हैं, जो विशेष हैं, जो कर्म फल के पाने की इच्छा है, वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। और ये रेजिस्टेंस क्या करता है, इलेक्ट्रिक फ्लो में बाधा बनता है। इलेक्ट्रिक फ्लो कौन सा, आप जानते हैं कि आप क्या हैं, नर्वस सिस्टम है आपके भीतर, आप इंसान है, नर्वस सिस्टम है। ठीक है, जो विचार करते हैं वो नर्वस सिस्टम के थ्रू ही फिर वो नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, उसका एक पार्ट एक्टिव होता है, वो ही चीजों को एक्टिवेट करता है। राइट, तो जो नर्वस सिस्टम है वो कैसे काम करता है, इलेक्ट्रिकल पल्सेस की तरह काम करता है, ईपी लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिकल पल्सेस की तरह काम करता है। अगर इच्छाओं के वसीभूत होने की वजह से अगर आपके अंदर कोई भाव है कि ये मिलेगा नहीं मिलेगा, 50 गालियां आप दे रहे हैं, तो वो नेगेटिव भाव क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस बना देंगे। ठीक है, इसी रेजिस्टेंस को क्या कहा जाता है, कर्म फल की इच्छा कहा जाता है। और ये इच्छा क्या बनती है, आपके नेचुरल फ्लो में, जो आपका नेचुरल फ्लो है, आपकी जो असली ताकत है, उस ताकत के बीच में आने वाला पत्थर बन जाती है। इसीलिए आप अपने काम को परफेक्शन से नहीं कर पाते। ये एक साइकोलॉजिकल स्टेटमेंट है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आप फल की चिंता करके कोई भी काम करोगे तो आप अपना 100% दे ही नहीं सकते, दे ही नहीं सकते। आपको सिर्फ ये जानना है कि आपकी ड्यूटी है या नहीं, और वो अगर ड्यूटी है आपकी तो आपको वो 100% देना चाहिए। बाकी आपको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है वो आपके अधिकार क्षेत्र में आता है, उस अधिकार के लिए लड़ना भी आपका कर्तव्य है, वो जाकर के लड़िए। लेकिन अपने काम को करते समय पूरी ईमानदारी रखिए, जिससे आपका घर चल रहा है, आपका घर का चूल्हा जल रहा है, उसको आप अपने साथ ईमानदारी से करिए। मैं भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, लेकिन ये वीडियोस मैं सैटरडे संडे को बनाता हूं। मैं केवल 4 घंटे सोता हूं, मुश्किल से 4 या 5 घंटे, कभी 5 घंटे हो गए, कभी सैटरडे संडे में 6 हो गए तो हो गए, नहीं तो 4 घंटे से ऊपर की नींद नहीं लेता। क्यों, क्योंकि रात के 2 बजे तक, 3 बजे तक जब भी मुझे मौका मिलता है, मैं इन चीजों को अपना काम करने के बाद ही करता हूं। ठीक है, कोई भी किसी भी तरह की हीला हवाली ना मैं इधर करता हूं ना मैं उधर करता हूं, दोनों को सेपरेट रखता हूं। जब वो काम पूरे होते हैं तभी जो 2-3 घंटे मेरे पास बचते हैं तब ये काम करता हूं। ठीक है, तो अपने पूरे जीवन को एक उद्देश्य को समर्पित कर दो। ऐसा हो नहीं सकता कि जो तुम पाना चाहते हो वो पा ना सको, और पाना चाहने की बात ही एक दिन खत्म हो जाएगी। जिस दिन आप इस तरीके से लग जाओगे, जिस दिन आप आगे बढ़ने के लिए इस रास्ते को अपना लोगे, आपके रास्ते में कुछ आ ही नहीं सकता। फिर आपके मन से यह बात भी उतर जाएगी कि मुझे क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, राइट, मुझे क्या चाहना है क्या नहीं चाहना, ये भी हट जाएगा। फिर अपने आप इस आनंद में आप बहते चले जाओगे कि जैसे ये प्रकृति मुझे चला रही है, जो ये प्रेरणा दे रही है, उसी प्रेरणा के साथ मैं बहता चला जा रहा हूं। ठीक है, तो ये चीज आई होप कि आपको समझ में आई होगी। अब इसमें इस चैप्टर में एक बात बताई गई है, लेट मी रब इट।
इस चैप्टर में एक बड़ी अच्छी बात बताई गई है और वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूं कि हेमलता जो इसमें कैरेक्टर है, जो लड़की है जिससे शादी हुई है राजकुमार की, वो ये कहती है, उससे ये कहते हैं राजकुमार कि तुम मेरे साथ किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं होती, किसी भी तरह के, ही वॉज इंडिकेटिंग टूवर्ड्स द सेक्सुअल एक्टिविटीज, जो कि शादी के बाद हस्बैंड वाइफ दे गेट इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल एक्टिविटीज, राइट। तो वो कहता है कि तुम बहुत ही नीरस एक जो है जो गुड़िया होती है प्लास्टिक की, काइंड ऑफ वैसे एक जो पुतला होता है उस तरीके से बिहेव करती हो। आई डोंट फील एनी काइंड ऑफ किसी भी तरह का तुम्हारे साथ मैं लगाव महसूस नहीं करता। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा तुम क्या जो है चाहती हो मुझसे, तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए, बट यू आर नॉट देयर विथ मी, राइट। तो ये सारी चीजें वो पूछता है। तो हेमलता मुस्कुराती है और मुस्कुरा करके आगे जो जवाब देती है वही चौथे चैप्टर में डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। तो चौथे चैप्टर से पहले जो डिस्कस किए गए हैं उससे पहले एक बात यहां पे समझाई गई है, भोग और योग के बारे में बताया गया है। यहां पर एक कमेंट्री दी गई है जो भोग और योग के बारे में है। भोग क्या है? जब कोई भी आदमी इस संसार में सुख को खोजता है, इस संसार में सुख को खोजता है, गाड़ी में, घर में, बंगले में, बच्चों में, तो उसको क्या कहा जाता है? भोग। इसे भोग कहा जाता है। यह भोग क्या होता है? इस भोग में सुख की तलाश होती है, ऐसे सुख की तलाश जो कभी मिल नहीं सकता, क्योंकि जिस चीज को आप सुख मान रहे हो, आज जिस चीज को सुख मान रहे हो, वो सुख की परिभाषा बदल जाएगी, एक नया टारगेट आपको मिल जाएगा। जैसे कि किसी को नौकरी चाहिए, उसको लग रहा है कि एक नौकरी मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। जैसे ही उसकी नौकरी मिली, पहला सुख पूरा हुआ, वो ऑफिस में पहुंचा, एक अच्छी लड़की दिखे, इससे शादी हो जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा, बड़ी खूबसूरत है, ठीक है, बड़ी अच्छी लगती है, इससे शादी हो जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। दूसरे सुख की तलाश उसके पास चली गई। दूसरे सुख के बाद जब जो है तीसरा, जब उसकी शादी हो गई तो तीसरा सुख फिर आ गया कि अगर हमारे जो है प्यारे प्यारे से बच्चे हो जाएं दो और वो अच्छा जीवन बिताएं तो हम पूर्ण हो जाएंगे एक माता पिता की तरह से, ठीक है। वो तीसरे सुख की तरफ चले गए। उसके बाद घर में खटपट होने लगी मियाँ बीवी में, तो फिर किसी दिन जो है मियाँ भी, मेरी बीवी मेरी बात मानने लगे, हमारे बीच में झगड़े खत्म हो जाए, ये सुख डिसाइड हो जाएगा। तो सुख जो है एक एक तरीके से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे छलांग लगाता हुआ बंदर है। सुख की जो इच्छा है वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे छलांग लगाती हुई बंदर की तरह है। अब इस बंदर की अगर आप बात समझें, इस बंदर को अगर आप समझना चाहें, तो ये कभी चैन से नहीं बैठ सकता। जिस पेड़ पे, जिस डाली पे गया था, उस डाली से कूद करके वापस इस डाली पे आ सकता है। कल तक, आज आपके पास नौकरी है, कल चली गई तो वहां से लौट करके फिर यहीं आएगा कि यार नौकरी चली गई, अब नौकरी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो एक डाली से दूसरी डाली, दूसरी से वापस पहली डाली पे भी आ सकता है। तो सुख जो इस संसार में है वो हमेशा बंदर की तरह इधर से उधर कूदता रहता है, ठीक है। लेकिन जो योग है, योग जो है वो सभी सुखों का मूल है। दैट इज द रूट ऑफ ऑल प्लेजर्स। वो जो है सभी सुखों का मूल है। क्यों? क्योंकि वो जो एनर्जी है जिसे गॉड पार्टिकल कहते हैं, उसी एनर्जी से, उसी गॉड पार्टिकल से ये अच्छे बुरे की जो भावनाएं हैं, जो बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के अलावा कुछ नहीं है। ये जो भावनाएं आती है ना कि जब मुझे गुस्सा आता है तो मेरे अंदर क्या होता है, वो जो होता है ना, वो नेगेटिव चार्ज इकट्ठे होते हैं, ढेर सारे नेगेटिव चार्जेस इकट्ठे हो जाते हैं, और वही नेगेटिव चार्जेस इकट्ठे होकर के इलेक्ट्रिकल फ्लो में बाधा बन जाते हैं, जो आपके नर्वस सिस्टम में बह रही है। आपका नर्वस सिस्टम कुछ और नहीं है, पूरा का पूरा यूनिवर्स की एक कॉपी है, ब्लूप्रिंट है, और कुछ नहीं है। अगर आपने अपने आप को समझ लिया तो आप समझ जाइए कि ब्रह्मांड को आपने समझ लिया, ठीक है। इसीलिए साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट जो हैं, अगर आप इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहते हैं, नहीं जानना चाहते हैं ज्यादा, तो आप साइकोलॉजी से सब्जेक्ट जो आज के समय में विद्वानों ने रखे हैं उनको भी पढ़ करके शुरुआत अगर आप करेंगे और फिर वापस यहाँ आएंगे तो आपको पता लगेगा, यू विल फाइंड अ रिजेम्बलेंस। आपके नर्वस सिस्टम में उस पूरे ब्रह्मांड के बारे में जो बताया गया है, वो यहाँ पर जो बताया गया है, वो दोनों आप मिला पाएंगे। यू विल बी एबल टू इजिली रिलेट इट। इसमें कोई वो मैं आपको छुपाने वाली बात नहीं बता रहा या फिर कहीं से बना नहीं रहा, ये सारी चीजें बिल्कुल ऐसी ही हैं, ठीक है। तो जो योग है वो सभी सुखों का मूल है। जैसे योग कर जाते हो, मिल जाते हो, जुड़ जाते हो, तो जुड़ने के बाद जो सुख उसके हैं वो आपके हो जाते हैं। जैसे ऐसे मान लीजिए कि आप जो है आपको पता नहीं था, आप भिखारियों का जीवन जी रहे थे, अचानक से आपको पता लगा, आपके आधार कार्ड को देख करके किसी ने देखा कि आप कहीं खो गए थे, आपके आधार कार्ड से चेक किया गया, पता चला कि आप तो देश के सबसे अमीर आदमी के बेटे हैं, अभी तक भीख मांग रहे थे। जैसे ही आप उसके हुए, जैसे ही उसके साथ ट्यून हुए, जैसे ही उसके साथ मिले, जैसे ही उसके साथ योग हुआ जिसके आप बेटे थे, वैसे ही उस घर में, उस अमीर आदमी के घर में जो सुख है, जो सुविधाएं हैं, वो सब आपकी हो गई। कुछ भी ऐसा नहीं रहा जो अब आपका नहीं है। आपको लग रहा है कि संसार में सब कुछ पूर्ण हो गया। उसी तरीके से ये महान सुख, यानी सभी सुखों का मूल है,
इसकी जड़ है। जैसे आम की जड़ में आम के पेड़ का जो बीज होता है, उस बीज में पूरा आम का पेड़ होता है, उसी तरीके से जो परमात्मा है, जो परम ऊर्जा है, जो सुप्रीम एनर्जी है, उस एनर्जी की एक वेवलेंथ है। उस वेव में सारी की सारी चीजें, ये जितना भी सुख या जितनी भावनाएं हैं जो पैदा होती हैं हमारे अंदर, अच्छी बुरी सब, वो सब की सब क्या है, एक बीज के रूप में, एक सीड के रूप में अवेलेबल होती हैं। राइट? तो उसी को क्या कहा जाता है, योग जब आप कर जाते तो ये कहा जाता है कि सारे सुख आपको प्राप्त हो गए, और वाकई में आपको फिर किसी चीज की इच्छा इस संसार से नहीं रह जाती। ये रास्ता सही है, ये रास्ता क्या है, ये हमेशा फंसा के रखने वाला है, ये बताया गया है यहाँ पर। आई होप आप इसको समझ रहे होंगे। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक और साइंटिफिक कॉन्सेप्ट जो है आपको समझना होगा, वो ये है ऑरा को लेकर के। ठीक है, ऑरा को लेकर के हमारे नर्वस सिस्टम की बात हम कर रहे थे। नर्वस सिस्टम में क्या होता है हमारे, कि हमारे अंदर जो है इलेक्ट्रिकल पल्सेस चलती रहती हैं। कोई विचार आता है तो इलेक्ट्रिकल पल्स एक छोड़ता है, और उस इलेक्ट्रिकल पल्स के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, क्योंकि जब कोई इलेक्ट्रिकल पार्टिकल चलता है तो उसके आसपास भी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। ये आपने पढ़ा होगा, राइट? तो जो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है ना, उसी तरीके से जब कई इच्छाएं पैदा होती हैं, एक इच्छा से दूसरी, दूसरी इच्छा से तीसरी, तीसरी से चौथी, क्यों पैदा होती है? क्योंकि हमारे पास कई इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रिय विषय हैं। तो ये सब क्या करती हैं, अगर हम इस संसार में भागते हैं, हमारी लस्ट जितनी ज्यादा तगड़ी होती है, उसी तरीके की वेव्स इकट्ठी होती हैं। सपोज W1 है, W2 है, W3 है, ठीक है, W4 है, और ये W5 है, वेव 5। ये क्या है? ये वेव्स हैं। हमारे मन में जो इच्छा उत्पन्न होती है, जो थॉट उत्पन्न होते हैं, किसी चीज को पाने की इच्छा, या बहुत ज्यादा विचार कर रहे हैं। जब कोई आदमी किसी चीज को पाना चाहता है तो विचार उसके बढ़ जाते हैं, उसके थॉट्स बढ़ जाते हैं। जैसे अगर कोई लड़का किसी लड़की को पाना चाहता है, ठीक है, तो दिन रात उसके ख्यालों में खोया रहता है। अचानक से उसने उसी लड़की को किसी लड़के के साथ देख लिया, तो क्या होता है, अचानक से उसके ख्यालों में या उसके इलेक्ट्रिकल पल्सेस में, या फिर उसकी जो जितनी भी इंद्रियां हैं, ये वेव ऐसी ही रहेंगी, बस इनकी एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। ठीक है, ये वेव है, ये आंख है, ये मतलब पांचों इंद्रियां है ना, उन्हीं पांचों इंद्रियों को ये 5 वेव्स के रूप में मैंने दिखाया है। तो होता क्या है कि जब वो ज्यादा सोचता है, जैसे उसको चिंता होती है, तो इन वेव्स का एम्पलीट्यूड बढ़ता है। ठीक है, इनका आयाम बढ़ जाता है। ठीक, तो इनकी जब फ्रीक्वेंसी और ये सब चेंज होते हैं ना इन वेव्स के, ये वेव्स क्या हैं, ये थॉट्स हैं। ये थॉट्स हैं, थॉट्स की वजह से पैदा होने वाली वेव्स हैं, और ये वेव्स किससे एसोसिएटेड हैं, हमारे सेंसरी ऑर्गन से एसोसिएटेड हैं। हमारे मन के माध्यम से इन सेंसरी ऑर्गन्स पे असर पड़ता है। वो क्या देखें, वो क्या बोलें, वो क्या करें, वो सारा प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ने लगता है। उसका कारण ये है कि वो ये सारी वेव्स अपने एम्पलीट्यूड को बदल लेती हैं। जैसे आप ज्यादा विचार करने लगते हो, वैसे ही ये एम्पलीट्यूड को बदल लेती हैं। अब ध्यान से देखिए, जिस प्रकार से एक समुद्र में एक जो बड़ी लहर उठती है, वो एक बड़ी लहर नहीं होती, वो कई छोटी छोटी लहरों को मिल करके एक बड़ी लहर बनती है। ठीक है, कई छोटी छोटी लहरों को मिलकर के एक बड़ी लहर बनती है। ठीक वैसे ही जैसे जब सैनिक एक पुल पर चलते हैं, तो उनके कदमों के चलने की जो ताल होती है, उस ताल की वजह से एक बहुत बड़ी वेव बनती है। और जो वो वेव होती है ना, कई बार उसकी वेवलेंथ, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, वो पुल की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है। जब वो पुल की फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है तो ऑब्वियसली उसका एम्पलीट्यूड भी बराबर हो जाता है। तो जब वो बराबर होती है तो होता क्या है, बराबर कब होती है, बराबर तब होती है जब आप ताल मिलाकर चल रहे हो। यानी जब आप किसी चीज को एक सेट फ्रीक्वेंसी में या एक सेट लय में करते हो, तो ही एक वेव बनती है। वेव ये नहीं होती कि कहीं बड़ा है कहीं छोटा है। वेव ये होती है जो उतना, जितनी ऊपर है उतनी ही नीचे, इतनी ऊपर उतनी ही नीचे, उसी को वेव कहते हैं। ठीक है, वो वेव का फॉर्म है। ठीक है, लेकिन अगर कोई चीज वेव नहीं है तो वो किसी दूसरी वेव के साथ ट्यून नहीं हो सकती। अब होता यह है कि कई बार जब कदम मिला के चलते हैं तो एक लय पैदा होती है। उस लय से जो वेव बनती है वो अपनी एक फ्रीक्वेंसी बना लेती है। किसी पॉइंट पे अगर वो फ्रीक्वेंसी जिस पुल पे सैनिक चल रहे हैं उसके बराबर हो जाती है, तो इनका जो एम्पलीट्यूड है अचानक से बहुत बड़ा हो जाता है। क्योंकि जो आपके जो पुल था, उसके कणों का जो, उसके पार्टिकल्स का जो दोलन था, उसका जो वाइब्रेशन था, वो इसके साथ ट्यून कर जाता है। तो एक बड़ी सी वेव बन जाती है जिसका एम्पलीट्यूड बहुत हाई होता है और बहुत तेजी से पुल हिलने लगता है, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। जब वो बहुत तेजी से हिलने लगता है तो वो टूट जाता है। इसीलिए पुल पे चलते समय सैनिकों को क्या कहा जाता है कि तुम कदम मिला करके मत चलो, उनको कदम ताल करने से रोक दिया जाता है। तो ऐसा ही कुछ है। तो यहां पर जैसे कि समुद्र में उठने वाली एक लहर, छोटी लहर, कई छोटी लहरें मिलकर के एक बड़ी लहर को बनाती हैं, ठीक उसी तरीके से ये सारी की सारी जो हमारी इंद्रियों से जुड़ी हुई वेव्स है ना, ये मिल करके एक बहुत बड़ी वेव बना देती हैं हमारे शरीर के भीतर ही। एक तो ये वेव हमारे अंदर जो इलेक्ट्रिकल पल्सेस चल रही हैं, जो नर्वस सिस्टम के माध्यम से चल रही हैं, उसके रास्ते में आती हैं ये वेव्स। जब उसके रास्ते में आती हैं तो सारी एनर्जी उनसे लड़ने में, इन नई वेव से लड़ने में खत्म हो जाती है। जब लड़ने में खत्म हो जाती है तो हमारा चेहरा डल, हमारी आंखें डल, हमारा पूरा शरीर डल,
कमजोर सुस्त से हम दिखाई देते हैं। लेकिन अगर ये वेव्स जितनी कम होती हैं, कम से कम जब होती हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, हमारे अंदर जो इलेक्ट्रिकल पल्सेस हैं उनको कम से कम मेहनत करनी पड़ती है। जब उन्हें कम से कम मेहनत करनी पड़ती है तो वो जो इलेक्ट्रिकल पल्सेस हैं, जो वेव्स हैं, वो हमारे शरीर के रोम रोम से दिखाई देने लगती हैं। हमारा चेहरा चमकने लगता है, हमारी आंखों में चमक हो जाती है, हम बहुत ज्यादा उम्र के होने के बावजूद भी कम उम्र के लगने लगते हैं। 60 साल का आदमी भी 40 का लग रहा होता है। ये इस तरीके से काम करती हैं जो इलेक्ट्रिकल पल्सेस हमारे भीतर होती हैं। यही जो इलेक्ट्रिकल पल्सेस हैं, यही क्या होती हैं, इन इलेक्ट्रिकल पल्सेस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और यही मैग्नेटिक फील्ड हमारे चारों तरफ जो है एक तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस करने लगता है। हमारे चेहरे पे चमक होती है और लोग हमसे इन्फ्लुएंस होने लगते हैं। हमारे पास खड़े होने में ही, आपके पास खड़े होने में ही लोगों को अच्छा लगने लगता है। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को ऑरा कहा जाता है। और ये ऑरा तभी अच्छा दिखाई देता है जब आपके अंदर कम से कम इन वेव्स की वेवलेंथ हो, यानी कम से कम इच्छाएं हो, कम से कम जो है वासनाएं हो, लस्ट हो। जितनी ज्यादा लस्ट होगी उतना ज्यादा आप डल से दिखाई देंगे। अगर आप किसी लड़की के चक्कर में पड़े हैं या कोई लड़की किसी लड़के के चक्कर में पड़ी है, इनफैक्ट अगर सोच रहे हो लगातार कि मुझे नहीं मिला तो क्या होगा, हाय रब्बा क्या होगा, तो नेगेटिव चार्जेस आप इकट्ठे कर रहे हो। नेगेटिव चार्जेस की वजह से ये सारे के सारी जितनी वेव्स हैं, ये वेव्स अपनी वेवलेंथ को बदलती चली जाएंगी और एक बड़ी वेव बनेगी। और वो वेव इतनी बड़ी होगी, बहुत इतनी मोटी वेव होगी कि वो आपको डल तो अंदर से करेगी, बाहर से तो डल करेगी, लेकिन अंदर से वो ऐसा धक्का लगाएगी कि आपके शरीर के अंगों में तरह तरह की विकृतियां दिखाई देने लगेंगी। जैसे कोई बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है अगर, तो उसका चेहरा भी अजीब सा हो जाता है, ठीक है। और इसी आधार पे समुद्र शास्त्र लिखा गया है, जो शरीर को देख करके, शरीर के अंगों को देख करके भविष्यवाणी करते हैं लोग कि हाँ तुम इस स्वभाव के होगे। वो इसी तरह लिखा गया है, यही उसका कॉन्सेप्ट है। यही बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो हमारे यहाँ पहले से ही हमारे विद्वानों को पता था, राइट। लेकिन आज के समय में क्या है, ये विज्ञान खो गया है। ग्लॉसरी अलग है, यहाँ पर विद्युत कहा जाता है, वहां पर चेतना कहा जाता है, अलग अलग वर्ड्स यूज किए गए हैं, लेकिन है वही चीज, ठीक है। तो इस तरीके से आपके शरीर की संरचना बदल जाती है अगर आप गलत रास्ते पर चले जाते हैं, ठीक है। तो आइए इसके साथ ही आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय।